अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट टाइम हमने किया था ऑस्ट्रोमलेशिया था कि बड़ों के अंदर, एडल्ट्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाना। लेकिन अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों के अंदर हो, जैसे कि आप सबको पता होगा कि रिकेट्स क्या होता है, बच्चों के अंदर कैल्शियम की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और उसकी वजह से बच्चों का रिकेट्स का तो सबको पता होगा कि वो हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं, टांगे टेढ़ी हो जाती हैं। ऐसे सबको देखा होगा ना, जो कॉमन लेमन में बताऊं तो क्या होगा, टांगे टेढ़ी हुई होंगी और बच्चे कमज़ोर होंगे, सूखे चिड़े होंगे और मांस बोटी कोई नहीं होगी, मतलब बहुत ज़्यादा वीक होंगे। ये सिनेरियो माइंड में रख के आप रिकेट्स को मतलब स्टडी करना। रिकेट्स का बताता हूँ, रिकेट्स होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब डेफिशिएंसी की कॉजेज़ जो भी होंगे वो बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है इन चिल्ड्रंस। बच्चों के अंदर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाना और डेफिशिएंसी फॉर लॉन्ग टाइम और उसकी वजह से डिफॉर्मिटी हो जाना बोन्स की और अदर सिम्टम्स आना, तो उसको हम रिकेट्स कहेंगे बच्चों के अंदर। अगर एडल्ट्स के अंदर होता है तो उसको हम ऑस्ट्रोमलेशिया कहते हैं। ऑस्ट्रोमलेशिया ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्या होता है। तो अब इसकी कॉजेज़ क्या होंगी विटामिन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिशिएंसी की कॉजेज़ क्या है। डेफिशिएंसी कॉजेज़ क्या होंगी, डेफिशिएंसी एक कमी है, मतलब कि बच्चे को, अब बच्चा है, दो चीज़ हो सकती है, या तो सनलाइट एक्सपोजर नहीं है या तो बॉडी के अंदर बन नहीं रहा है, या अब बताता हूँ कॉजेज़ में। कॉजेज़ को ना हम ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक्चुअली जो रिकेट्स है, सिंपल रिकेट्स जो आपको भी बताऊंगा, तो वो उसके अंदर क्या होता है, डेफिशिएंसी होता है। लेकिन एक रिकेट्स होता है जिसके अंदर आपको विटामिन D3 बॉडी के अंदर होता है लेकिन रेजिस्टेंट होता है टू विटामिन D3। या तो विटामिन D3 जो है बनेगा नहीं, जो रिसेप्टर जिस तरह अल्फा-1 हाइड्रोक्सीलेज है और वो सनलाइट की वजह से विटामिन D3 बनाता है 125 उस साइकिल को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। आप सिंपली रिकेट्स को याद रखना कि रिकेट्स में क्या होता है, विटामिन D3 या तो बनता नहीं है, या तो विटामिन D3 या कैल्शियम या सप्लीमेंट्स जो हैं बॉडी को न्यूट्रिशंस नहीं मिल रही हैं, या रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट दो टाइप्स होंगी, या तो विटामिन D3 बन नहीं रहा है, या तो अगर बन रहा है तो जहाँ पे जिन रिसेप्टर्स पे लगना है विटामिन D3 ने, जिन रिसेप्टर से इसने कैल्शियम और फॉस्फेट अब्सॉर्ब करवाना है, वो रिसेप्टर म्यूटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिशिएंसी की कॉज बताता हूँ ना। फर्स्ट जो ग्रुप है हमारा विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, फर्स्ट तो उसको डिस्कस करेंगे और उसकी कॉजेज़ क्या हैं। अब उसकी कॉजेज़ होगी मेल न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, क्योंकि ये जो रिकेट्स आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो गरीब लोगों के अंदर, गरीब मुल्कों के अंदर जहाँ पे खाना पीना नहीं होता, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा, तो उन लोगों के अंदर तो मेल न्यूट्रिशन, बच्चों के अंदर तो मेल न्यूट्रिशन होगी। ऑफकोर्स बच्चे डाइट तो करेंगे नहीं, तो मेल न्यूट्रिशन, या तो मेल न्यूट्रिशन होगी, या कॉज हो सकती है बच्चों में अब्जॉर्ब ही ना हो, मेल अब्जॉर्प्शन हो सकती है, मेल अब्जॉर्प्शन हो सकती है। थर्ड, वो वाले बच्चे जो सनलाइट एक्सपोज नहीं होते, मतलब सारा दिन उनको घर के अंदर ही बंद कमरे के अंदर रखते हैं जहाँ पे सनलाइट उनको फ्राम ही नहीं होती, उनको सनलाइट एक्सपोज ही नहीं होता है उन पे सनलाइट। अगर सनलाइट होगी, सूरज की रोशनी होगी, तभी तो विटामिन D बनेगा, और विटामिन D है ही नहीं है, फिर इस वजह से होगा। तो सनलाइट, लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर, सनलाइट एक्सपोजर, तो सनलाइट एक्सपोजर ना हो, सूरज की रोशनी नहीं होगी, तब 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज 125 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज में कन्वर्ट नहीं होगा, और उससे विटामिन D3 नहीं होगा बॉडी के अंदर, या मेल अब्जॉर्प्शन हो गया, मेल न्यूट्रिशन हो गया। सिंपल रिकेट्स जिसके अंदर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, उसकी कॉज बता रहा हूँ। आप खुद सोचना, डेफिशिएंसी है मतलब कमी है, तो या तो बन नहीं रहा होगा, या तो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा, या मिल ही नहीं रहा होगा। दूसरा, अब ये कॉजेज़ होगी, इसके वजह से सिम्टम्स क्या आएंगे, रिकेट्स के सिम्टम्स क्या होंगे। जो रेजिस्टेंट केस है उसको सेपरेटली बाद में डिस्कस करता हूँ। तो इसकी सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट को, जो बच्चा होगा उसको प्रेजेंट कैसे करेगा, वो खुद तो आके नहीं बताएगा कि मुझे विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, या बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, क्राई करेगा, पेन को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा कि उसको दर्द हो रही है, मसल वीक होंगे, मसल पेन होगी, और कुछ साइन एंड सिम्टम्स हो भी आपको बताता हूँ। साइन एंड सिम्टम्स होंगे कुछ रिकेट्स के। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो
मसल वीकनेस, मसल वेस्टिंग होगी, मसल वीकनेस होगा। अब मसल वीकनेस है, आपको कैसे पता चलेगा कि मसल वीकनेस है? बच्चा ये तो नहीं कहेगा या बॉडी बिल्डिंग नहीं करा, वजनी सामान नहीं उठा सकता। छोटा सा बच्चा, उसने कौन सी चीज़ें उठानी है। अब कुछ साल का बच्चा है जो चल सकता है, वो क्लाइंबिंग नहीं कर पाएगा, या तो चलने में उसको डिफ़िकल्टी होगी या तो क्लाइंबिंग नहीं कर पाएगा, स्टेयर्स क्लाइंब नहीं कर पाएगा। तो जो MCQs आपको पूछा जाएगा ना एग्जाम के अंदर, वो यही लिखा होगा, अनएबल टू क्लाइंब। अनएबल टू क्लाइंब। अब मुझे कोई बता सकता है एडल्ट्स के अंदर कौन से ऐसी डिजीज़ हैं जिसके अंदर पेशेंट जो है बाय द पैसेज ऑफ टाइम, एडल्ट्स या फिर जो टीन एजर्स हैं, उनकी कौन सी ऐसी डिजीज़ है या डिजीज़ हैं जिनके अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब बाय द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर कह लो सिंपली स्टेयर्स क्लाइंब करना डिफ़िकल्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंबिंग करना मुश्किल होता जाता है। तो अनएबल टू क्लाइंब ये सिम्टम लिखा होगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट करना होता है अनएबल टू क्लाइंब। बहुत से और भी डिजीज़ हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उनके अंदर भी क्लाइंबिंग में डिफ़िकल्टी होती है या अनएबल टू क्लाइंब होता है, मतलब चढ़ ही नहीं पाएगा, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएगा। तो ऐसे MCQs आएगा, मसल वीकनेस होगी। उसके अलावा एक इंटरेस्ट आपको जो सिंपल आपको याद, बच्चों का देखा होगा आपने, वो टांगें टेढ़ी हुई होती हैं, हाथ पाँव टेढ़े हुए होते हैं, बोन्स तो डिफॉर्म हुई होती है। तो इसको जो बोन्स हैं वो टेढ़ी होंगी, उसको कहेंगे बो लेग्स कहेंगे। स्पेशली टांगे ही टेढ़ी होती तो बो लेग्स मिलेंगी आपको। बो लेग्स मतलब जिस तरह के तीर कमान होते हैं ना, वैसी टेढ़ी हो जाएंगी, कर्व्ड हो जाएंगी, बो लेग्स मिलेंगी। इसके अलावा जो बच्चे हैं कमज़ोर होंगे, उनकी पसलियाँ दिख रही होंगी, ऐसी ना रिब्स दिख रही होती हैं, एक्सपोज हो रही होती है। रिब्स के अंदर जो आपको कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है, वो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर रिकेट्स के अंदर आपको क्लासिकल फीचर मिलेगा, उसको कहेंगे रेचिटिक रोजरी। जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है वो एक्सपोज होना शुरू हो जाएगा, उसको कहेंगे रेचिटिक रोजरी। मतलब इसके अंदर क्या होगा, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन जो है, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन जो है वो थिक हो जाएगा या एक्सपोज होना शुरू हो जाएगा। क्लियरली दिखेगा कि ऐसे एक लाइन बनी होगी। जो रिब्स है ना, हमारी रिब्स है, ये रिब है, तो इसको कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन जो होगा ना, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन आपको अपीयर होना शुरू हो जाएगा, ये मिलेगा। टांगे टेढ़ी मिलेंगी, मसल्स वीकनेस मिलेंगे आपको। और इसके अंदर क्या होगा, बॉडी बोन पेन होगी, बच्चा रोएगा ना, रो के प्रेजेंट करेगा तो बोन पेन होगी। बोन पेन होगी, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अब बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल जो है वो कम है। जब कैल्शियम लेवल ज़्यादा कम हो गया तो आपके जो मसल्स हैं उसमें सिर्फ सोडियम होगा, और सोडियम की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि कैल्शियम जो है, अब ये यहाँ पे डिस्कस नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। कैल्शियम नहीं होगा तो जो थ्रेश होल्ड है वो चेंज होगा और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन, टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल, मतलब कैल्शियम कम होगा तो उसकी वजह से मसल्स जो हैं स्पैज़म हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसे लगेगा जिसका बच्चा पैरालाइज होगा, लेकिन वो पैरालाइज नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी सिर्फ मसल्स की। अब कैल्शियम नहीं है, फॉस्फेट नहीं है, बोन्स के अंदर से कैल्शियम और जो है फॉस्फेट निकाला जा रहा है बॉडी की नीड पूरी करने के लिए, तो बोन्स वीक हो जाएंगी। बोन वीक होंगी तो उसकी वजह से पेन तो होगी, बोन पेन होगी। दूसरा क्या होगा, इजीली जो इनकी है ना फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएंगे। बच्चों के अंदर फ्रैक्चर्स हों तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यही सोचना कि ये जो है रिकेट्स है। फ्रैक्चर्स, ये सिम्टम्स थे आपके रिकेट्स के ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3। अगर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो, या उसके रिसेप्टर्स म्यूटेड हों, या फिर उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, जो भी है केस, उसके अंदर सिम्टम्स आपको यही आएंगे कि
अब मसल वीकनेस और भी डिजीज़ में होती है, टाइटनिंग कंट्रैक्शन की और भी कॉजेज़ हैं, बोन पेन की और कॉजेज़ हैं, बच्चों के अंदर फ्रैक्चर की और कॉजेज़ तो नहीं है अभी तक मैंने कोई भी बताई। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी अभी तक एक सिर्फ बताई है। उसके अलावा बोल एग आपको किसी के अंदर नहीं मिलेगा। बोल एग तभी होंगे कॉम्पैक्ट बोन्स नहीं है, बोन्स जब मैच्योर नहीं हो पाए हैं, बोन्स मैच्योर नहीं होंगी तो वो इजीली बेंड हो जाएंगी। जब वो बच्चा चलने की कोशिश करेगा, पर चलने की नहीं भी कोशिश करता, वो टांगे टेढ़ी हो ही जाएंगी। मेनली टांगे ही टेढ़ी होती है, इसलिए बोल एग्स लिखा है। इसके अलावा कोस्टोकॉन्ड्रोल इंजेक्शन जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। मसल वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से उसको कहेंगे रेचिटिक रोसरी। तो ये सिम्टम्स थे आपके रिकेट्स के। अब रिकेट्स के सिम्टम इन्वेस्टिगेशन, सिम्टम्स कॉजेज एंड इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, सिंपल है। इन्वेस्टिगेशन क्या करना है आपको, क्लिनिकली ही पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लिनिकली शो हो जाएगा कि ये रिकेट्स है, लेकिन फिर भी आपने कंफर्म करना है तो उसके लिए आपने विटामिन D3 का लेवल चेक करना है बॉडी के अंदर। विटामिन D3 का लेवल चेक करेंगे, लो होगा। ये लो होगा इसकी वजह से कैल्शियम लो होगा, फॉस्फेट लो होगा। ये दोनों लो होंगे। बॉडी कंपनसेट करने के लिए क्या करेगी, अपने PTH प्रोडक्शन बढ़ा देगी। PTH पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा, इसकी वजह से ALP हाई हो जाएगा। तो ALP हाई हो, PTH हाई हो, लेकिन कैल्शियम और फॉस्फेट कम हो, तो आपने यही, कैल्शियम और फॉस्फेट जब दोनों चीज़ें कम होंगी ना, आपने यही सोचना है कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही या मेल न्यूट्रिशन है। और उसकी कॉज क्या होगी, विटामिन D3 होगी। क्योंकि विटामिन 3 अगर बन भी जाता है तो ये दोनों चीज़ें अगर GIT में आएंगी नहीं तो अब्जॉर्ब कहाँ से होंगी। तो इसकी वजह से आपका रिकेट्स होगा ये क्लिनिकली। अब इसका ट्रीटमेंट सिंपल ट्रीटमेंट है कि विटामिन D3 दे देना। लेकिन इसके अलावा रिकेट्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये याद रखना है कि इन पेशेंट्स के अंदर, इन बच्चों के अंदर जब एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे के अंदर आपको सूडो फ्रैक्चर्स मिलेंगे। फ्रैक्चर्स तो होंगे ही, फ्रैक्चर्स के अलावा सूडो फ्रैक्चर्स मिलेंगे। सूडो फ्रैक्चर्स का क्या मतलब आधी टूटी हुई हड्डियाँ, ऐसे तो नहीं हो गई, या नकली फ्रैक्चर्स होंगे। सूडो मीन्स फॉल्स होता है ना, तो नकली फ्रैक्चर्स होंगे। फ्रैक्चर्स मतलब ऐसे नहीं होगा कि हड्डियाँ टूटी होंगी, टूटी नहीं होंगी। सपोज ये आपकी एक बोन है, ये सपोज आपकी एक बोन है बहुत बुरी सी, तो ये बोन है। अब बोन में क्या होगा, फ्रैक्चर जब होता है तो फ्रैक्चर में तो ऐसे होता है ना कि ये बोन टूटी है तो यहाँ से ऐसे ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा ही नहीं, ये ऐसे फ्रैक्चर में। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये ऐसे शो करेगा कि यहाँ पे फ्रैक्चर है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्चर होगा नहीं। सूडो फ्रैक्चर्स मिलेंगे। सूडो फ्रैक्चर्स को MCQs में लिखा हुआ होगा लूजर जोन, लूजर्स जोन। और कुछ आए ना आए, रिकेट्स इतना सिंपल है कि विटामिन D3 का है, तो इतना सिंपली से आंसर तो नहीं पूछा जाएगा, इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सिंपल सा। तो लूजर जोन लिखा हो गया, सूडो फ्रैक्चर्स लिखे होंगे, पूछा जाएगा कि सूडो फ्रैक्चर्स किस के फाइंडिंग है, एक्सरे की फाइंडिंग में लूजर जोन मिले तो आपने रिकेट्स ही सोचना है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से। और ये बच्चों में ही कॉमन है, बड़ों के अंदर सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक कॉमनली होता है, या फिर आपको ऑस्टियोमलेशिया बताया था तो उसकी फाइंडिंग सेपरेट है, डिफरेंट है, उसमें विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। ऑफ कोर्स फाइंडिंग यही होगी, लेकिन बच्चों के अंदर रिकेट्स होगा तो वो लूजर जोन मिलेगा। ऑस्टियोमलेशिया के अंदर आपको सिर्फ ये मिला था, PTH हाई था, कैल्शियम लो था, फॉस्फेट लो था, ALP हाई था, और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी थी। रिकेट्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा फाइंडिंग मिलेगा एक्सरे के अंदर ये। तो ये इन्वेस्टिगेशन। ट्रीटमेंट सिंपल है, ट्रीटमेंट के अंदर आपने सिर्फ जो चीज़ की कमी है वो दे देनी है। मतलब मेल न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशंस को, उसको न्यूट्रिशंस दो, मतलब खाना पीना दो, उसको दूध पिलाओ। विटामिन जो है ना, कैल्शियम की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ना कैल्शियम की जो कमी है ना वो पूरी करनी है। वो कैसे पूरी होगी, ऑफ कोर्स डाइट से, तो उसकी डाइट ठीक करनी है। सेकेंडली डाइट ठीक करनी है, उसके साथ अब डाइट दे रहे हैं, विटामिन D ही ना हो बॉडी के अंदर तो वो डाइट देने का फ़ायदा नहीं। तो साथ में विटामिन D लाजमी देना है, विटामिन D सप्लीमेंट्स, विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स देने हैं। जो बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के अंदर, वो आपके विटामिन D के सप्लीमेंट्स हैं। रिकेट्स बच्चों के अंदर
आपको कमज़ोर बच्चे मिले, गरीब बच्चे हों, जैसे आपने अगर नोट किया तो गरीबों की ही बीमारी है। अमीरों के घर में तो मेल न्यूट्रिशन नहीं होगी, हाँ उनके अंदर सनलाइट एक्सपोजर लो होगा, उसकी वजह से हो सकता है तो लूज़र जोन आपको लूज़र जोन मिलेगा, सूडो मेम्ब्रेन जो सूडो फ्रैक्चर्स हैं और रेचिटिक रोजरी, ये 2 पॉइंट्स ही बस याद रख लेना। बाकी रिकेट्स तो आपको जनरल कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर आपको हो जाएगा। तो ये रिकेट्स है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।